चैप्टर चल रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक हमने कर लिए थे। 10वां जो आपके क्वेश्चन है उसमें दो पार्टनर हैं, शिखर और रोहित, जिनका लाभ हानि का अनुपात जो है 7:3 है और उन्होंने तीसरे पार्टनर को शामिल किया है कवि को 1/4 भाग के लिए, जो अपनी कैपिटल लेकर आएगा 4,30,000 रुपये और 25,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा कैश में। अब इसमें जो सूचनाएं दे रखी है उसके आधार पर हम सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को देखते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है बैलेंस शीट के नीचे कि भूमि भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। तो देखो, भूमि भवन लैंड एंड बिल्डिंग का जो मूल्य है वो इसमें दे रखा है 3,50,000 और 3,50,000 का 20% होता है 70,000। एसेट्स यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं? CR साइड। तो इसको हम CR साइड में दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद में दे रखा है कि मशीन का मूल्य 10% से कम किया जाएगा। तो मशीन का मूल्य है वो दे रखा है 4,50,000। 4,50,000 का 10% होता है 45,000, कम किया जाएगा। संपत्ति एसेट्स यदि डिक्रीज होती है, कमी होती है, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? DR साइड में। तो ये 45,000 रुपये हम दिखा देंगे इसके DR साइड में मशीनरी के नाम से। इसके बाद में देखा है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 50,000 रुपये निश्चित की गई। वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो अब 50,000 रुपये की लायबिलिटी होगी और इसमें वर्कमैन कंपेंसेशन जो फंड है वो 1,00,000 रुपये का बना हुआ है। पहले हमने मान रखा था कि वर्कमैन कंपेंसेशन है वो 1,00,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ सकता है या उसकी लायबिलिटी 1,00,000 रुपये होगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी लायबिलिटी अब 50,000 ही है। तो इसकी लायबिलिटीज जो हमने मान रखी थी वो कम हो गई है, लेकिन चूंकि हमने इसमें फंड बना रखा था इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें पहले से फंड बना रखा था और फंड में से ये 50,000 रुपये कम करके बाकी जो पैसा बच जाएगा फंड का उसको पार्टनरशिप अकाउंट में दिखा देंगे, जिसको पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाएगा पुराने अनुपात में। इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में देखा है शिखर और रोहित की पूंजी कवि द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। इसमें नए साझेदार की जो पूंजी है उसके आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित की जाएगी, यानी कि फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात की जाएगी और कुल नई पूंजी ज्ञात करके उसका कंपैरिजन जो है पुरानी समायोजित पूंजी से करेंगे। उससे पूंजी कम पड़ती है तो वो कैश में लेकर आएंगे और ज़्यादा है तो वे फर्म से निकाल लेंगे। इसमें देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसमें केवल आपके यही मद है और कोई मद नहीं है, ये दो ही मदें हैं। तो देखो, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के CR साइड में एक मद है और इसका टोटल आ रहा आपके 70,000 रुपये। 70,000 में से ये 45,000 रुपये हमने लेस कर दिया, तो अमाउंट है, अंतर जो आया आपके डिफरेंस है वो कितना आया? 25,000 का। चूँकि CR साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की राशि को पुराने साझेदार शिखर और रोहित ये दोनों बांट लेंगे 25,000 रुपये। और लाभ हानि का जो अनुपात है वो इसमें देखा है 7 और 3। तो 25,000 को 7 और 3 के अनुपात में, तो शिखर का 7/10। 17,500 इसका हो गया 17,500 और दूसरे का हो जाएगा आपके 7,500। इस प्रकार से 25,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो साझेदारों के द्वारा बांट लिया जाएगा। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें 25,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था उसको पुराने साझेदारों के द्वारा 7:3 के अनुपात में बांट लिया। इनका 17,500 7,500 आ गया। अब हम बनाएंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट से पहले हमारे को नई पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी और नई पूंजी के लिए हमारे को नया अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नया अनुपात,
सबसे पहले हम न्यू रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। पुराने साझेदार जो शिखर और रोहित है उनका अनुपात दे रखा है 7 और 3, और नया साझेदार जो है वो कभी आ रहा है 1/4 भाग के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फर्म का कुल लाभ है 1 में से 1/4 जो नया साझेदार है तीसरा कभी उसको दे दिया, तो शेष है वो कितना बचा? 3/4। अब पुराने साझेदार है वो किस हिस्से को बांटेंगे? 3/4 हिस्से को बांटेंगे, और किस अनुपात में बांटेंगे? 7-3 के अनुपात में। तो पहले शिखर का 7/10, ये तो हो जाएगा आपके शिखर का। इसके बाद में रोहित का 3/4 का 3/10, 9/40, ये हो गया आपके रोहित का। और कवि का जो है 1/4 है। अब एलसीएम निकाल लेंगे। 21/40, 9/40 और 1/4। एलसीएम आपके 40 आया, तो 21, 9 और 10। तो इनका नया अनुपात है वो आ गया 21, 9 और 10। ये तो इनका नया अनुपात आ गया। अब हम क्या करेंगे? नई पूंजी ज्ञात करेंगे। नया साझेदार जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है, इसमें 4,30,000। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 4,30,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है? 1। तो 1 के लिए कितनी होगी? ये संख्या इधर चूंकि के हिसाब से करते हैं, नीचे आती है तो पलट जाएगी 4/1। तो ये आपके हो गई 17,20,000। टोटल जो कैपिटल है वो कितनी हो गई? 17,20,000। 17,20,000 को हम किस अनुपात में डिवाइड कर देंगे? नए अनुपात में डिवाइड कर देंगे, 21, 9, 10 के अनुपात में। तो सबसे पहले शिखर का हिस्सा 17,20,000 का, इसका टोटल हो रहा है आपके 21/40। तो 21/40 है, वो देखो आपके कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 9,03,000। ऐसे ही दूसरे का आ रहा है 9/40 इंटू 17,20,000। इसका आ रहा है 3,87,000। और तीसरे की जो कैपिटल है वो 4,30,000 है। ये इनकी तीनों की नई पूंजी हो जाएगी। देखो हमने सबसे पहले नया अनुपात याद किया, और नया अनुपात है वो हमारे कितना आया था? 21, 9, 10। चूंकि इसमें नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की नई पूंजी याद करनी है, और नया साझेदार जो है इसमें कितनी कैपिटल लेकर आया था? 4,30,000। तो इसके आधार पर हम फर्म की कुल नई पूंजी याद करेंगे। 1/4 हिस्से के लिए पूंजी 4,30,000 है, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी? 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 17,20,000। ये फर्म की कुल नई पूंजी 17,20,000 है। इस 17,20,000 को हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक साझेदार की नई पूंजी ये रहेगी। अब भविष्य में पूंजी इनकी ये रहेगी। जब ये पूंजी हमने निश्चित कर दी है, तो इस नई पूंजी का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? समायोजित पूंजी से, एडजस्टेड कैपिटल से। अगर एडजस्टेड कैपिटल इससे कम पड़ती है, तो जितनी राशि कम पड़ रही है उतना पैसा कैश में लेकर आएंगे, और एडजस्टेड कैपिटल यदि इससे ज़्यादा है तो जितनी राशि ज़्यादा है उतना पैसा वे फर्म से विड्रॉल कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हमने नई कैपिटल तो ज्ञात कर ली। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू कैपिटल हमने ज्ञात कर ली थी। फर्म की नई जो कुल पूंजी है वो 17,20,000 आई थी।
जिसको हमने नए अनुपात 21:9:10 के अनुपात में डिवाइड किया, तो प्रत्येक की नई पूंजी आई 9,03,000, 3,70,000 और 4,30,000। अब हम क्या करेंगे, समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे और समायोजित पूंजी का कंपैरिजन इस नई पूंजी से करेंगे। तो पार्टनरशिप अकाउंट देखो इसमें, तो पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष वाई बैलेंस पीरियड। देखो इसमें शिखर की और रोहित की जो पूंजी है वो देखिए 8 लाख और 3,50,000। नया साझेदार जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 4,30,000। इससे पहले हमने कैपिटल हमने दिखा दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था और रिवैल्यूएशन पर हमारे को प्रॉफिट हुआ था। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम कहाँ दिखाते हैं, इसमें सीआर साइड में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शिखर का हिस्सा 17,500 आया था और इसका 7,500 आया था। ये हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखा दिया। इसके बाद में देखो इसमें नया साझेदार जो है वो गुडविल का पैसा लेकर आया था 25,000। नया साझेदार जो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है उस पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है और इसको पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं सीआर साइड में। और प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो इनका सैक्रिफाइस रेशियो है 7:3 ही आएगा। इसलिए 25,000 रुपये जो गुडविल के लेकर आया है इसको भी सैक्रिफाइस रेशियो में पुराने साझेदार बांटेंगे सीआर साइड में। तो सैक्रिफाइस रेशियो 7:3 के अनुपात में बांटते हैं तो इनका हिस्सा भी इतना ही आएगा। तो गुडविल की राशि को हम सीआर साइड में दिखा रहे हैं तो 17,500 इसका आया और 7,500 रोहित का आया। ये गुडविल की राशि बांट दी हमने, कैपिटल दिखा दी और गुडविल हमने दिखा दी। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हमने दिखा दिया। अब इसके बाद में देखो ये जो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है और उस पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, इसलिए इसको पुराने साझेदार बांटेंगे सीआर साइड में पुराने अनुपात में। तो जनरल रिजर्व इसमें 1 लाख है, 1 लाख को 7 और 3 के अनुपात में डिवाइड करेंगे, 7/10। तो इसका कितना हो गया 70,000 और 30,000। ये हो गया आपके जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को दिखाने के बाद में अब आता है आपके वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन जो फंड है वो 1 लाख रुपए का बना हुआ था, उसमें 50,000 रुपए की तो हमारी लाइबिलिटीज हो गई क्योंकि 50,000 रुपए का तो हमारे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। 50,000 रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ेगा, फिर भी हमारे पास 50,000 रुपए का फंड बच गया है। तो 50,000 रुपए का जो फंड बच गया है उसको भी पुराने साझेदार बांटेंगे अपने पुराने अनुपात में सीआर साइड में, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो 50,000 रुपए की राशि को बांटेंगे 7 और 3 के अनुपात में। तो इसका हो गया आपके 35,000 और 15,000। ये हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो देखो हमने पार्टनरशिप अकाउंट में ये लगभग हमने सारी मदें दिखा दी है, इसके अलावा और कोई मद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डीआर साइड में इसमें कोई मद नहीं है, नई पूंजी हमने पहले से फिक्स कर रखी है। तो सबसे पहले तो समायोजित पूंजी ज्ञात कर लो। समायोजित पूंजी के लिए हमारे को टोटल लगाना पड़ेगा सीआर साइड का। तो सीआर साइड का जो टोटल है वो देख लो, सीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है। देखो हमने एक टोटल लगाया, डीआर साइड में कोई मद नहीं, सीकर का हमने टोटल लगाया सीआर साइड का, तो इसका टोटल आया 9,40,000, रोहित का टोटल आया 4,10,000 और कवि का 4,30,000 है। अब नई पूंजी हमने पहले ज्ञात कर ली थी, शिखर की जो नई पूंजी है वो 9,03,000 थी और समायोजित पूंजी इसकी कितनी है 9,40,000। अगर समायोजित पूंजी ज़्यादा है तो ये फर्म से पैसा निकाल लेगा। तो कितना पैसा निकाल लेगा 37,000 रुपये। अगर ये पैसा निकाल लेगा
तो कहाँ दिखाएंगे? डीआर साइड में 37,000। और बैलेंस सीडी नई पूंजी हमने पहले ही फिक्स कर दी 9,03,000। ऐसे ही रोहित की जो नई पूंजी है वो हमने 3,87,000 रुपये निश्चित की है, लेकिन समायोजित पूंजी इसकी कितनी है? 4,10,000। तो इसमें भी समायोजित पूंजी इसकी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 23,000। तो ये भी 23,000 रुपये निकाल लेगा। और बैलेंस सीडी में हम नई पूंजी इसकी 3,87,000 हम लेते हैं। और तभी की जो पूंजी है वही 4,30,000 रहेगी। ये टोटल हो गया आपके 9,40,000, 4,10,000 और 4,30,000। ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली और ये दोनों पैसा है विड्रॉल कर लेंगे क्योंकि इनकी समायोजित पूंजी ज़्यादा थी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है। पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में देखो, सबसे पहली मत दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य पहले 3,50,000 था और उसमें 20% यानी कि 70,000 रुपए की वृद्धि हो गई थी। तो 70,000 रुपए जोड़ने के बाद में इसका मूल्य हो गया 4,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में दे रखा है मशीनरी। मशीनरी का मूल्य पहले 4,50,000 था और उसमें 10% 45,000 रुपए कम हो गए थे। तो उसका मूल्य कितना बचा? 4,05,000 कम करने के बाद। मशीनरी के बाद में दे रखा है डेटर्स। डेटर्स का जो मूल्य है वो इसमें 2,20,000 था और प्रोविजन के पहले 20,000 थे। नया इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो प्रोविजन घटाने के बाद में हमारे जो डेटर्स है वो कितने थे? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए दिखा दो डायरेक्ट प्रोविजन घटाने के बाद, यानी कि डेटर्स हमारे जैसे थे वैसे की वैसे दिखा देंगे। डेटर्स के बाद में आता है आपके स्टॉक। स्टॉक के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसका मूल्य 3,50,000 था, तो उसको भी हम 3,50,000 पर दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में आता है आपके कैश। अब देखो कैश जो है इसमें हमारे पास 1,50,000 रुपए का पहले से था कैश। 4,30,000 रुपए नया साझेदार कैपिटल के लेकर आया और 25,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। तो पहले ये कैश जोड़ दो, कितना कैश हुआ हमारे पास? 6,05,000। अब इसमें से पैसा किसने निकाल लिया? देखो 37,000 रुपए तो सिकर ने निकाल लिए थे और 23,000 रुपए रोहित ने निकाल लिए थे। तो आपके कितना हो गया? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए विड्रॉल कर लिया, ये इसमें से कम कर देंगे तो ये बचा आपके 5,45,000। तो कैश हम दिखा देंगे 5,45,000। ठीक है, ये तो हो गई आपके एसेट्स की कीमत। इसके बाद में देखो आपके लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में है आपके कैपिटल। तो कैपिटल हमने पहले ज्ञात कर ली है। शिखर, रोहित और कवि, तो इसकी 9,03,000 थी, 3,87,000 और 4,30,000। टोटल कैपिटल कितनी आई थी? 17,20,000। ये तो हमने कैपिटल दिखा दी। कैपिटल के बाद में जनरल रिजर्व हमने बांट लिया था, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन जो है, जो लायबिलिटी के रूप में हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा, वो है 50,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है वो 50,000 रुपये दिखाएंगे। इसके बाद में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे 1,50,000 थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्रेडिटर्स को भी हम क्या करेंगे? इसको ऐसे की ऐसे दिखा देंगे।
अब देखो इसमें लायबिलिटी साइड में इसमें और कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल हमने दिखा दी, सारी मदें दिखा दी, अब हम टोटल लगा लेंगे। तो पहले लायबिलिटी साइड का टोटल लगा लो आपके 19,20,000 लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट्स का टोटल है वो लगा लो आपके 19,20,000, ये आपके इसका भी टोटल आ गया। तो हमने इसका आपके बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था 10वां, और इस आपको एक तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 10वां, ये आपको सोल्व करना है, और इसको करने के बाद में इससे आगे आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 11वां, ये आपको सोल्व करना है। लगभग ऐसा ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है आपके पेज नंबर 90 पर, जो 11वां क्वेश्चन है। पहले 10वां क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट करना है, और 10वें को करने के बाद में 11वां करना है।